फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 1 मार्क क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। हमारे सामने है पहला क्वेश्चन। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फिर यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है, ये शुगर का वाटर के साथ रिएक्शन और फिर यहाँ पर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन। हमको ये बताना है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, यानी कि जो सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में से है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, केमिकल काइनेटिक चैप्टर में अगर वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है तो वाटर को हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, ये एक्सेस क्वांटिटी में होता है और ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता। ओनली सिर्फ यही मॉलिक्यूल जो है सुक्रोज का, शुगर का, यही रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंज होता है। इसीलिए ये जो रिएक्शन है इसमें इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, यानी कि 2 है। और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओनली 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन केवल इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा डियर? ये देखिए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको पता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? वो केमिकल रिएक्शन जो सेकंड ऑर्डर की हमें दिखे, लेकिन एक्चुअली में वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसका आंसर आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सेकंड। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज। रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो ऑप्शन हमारे पास ए मोल लीटर सेकेंड, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड, थर्ड है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और इसका आंसर है डी मोल इनवर्स, माफ़ करना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ये मोल पर लीटर पर सेकेंड कैसे आया? तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक, और टाइम की क्या होती है आपको पता है? सेकंड होती है। सेकंड को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस, हम आगे चलें। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आर्हीनेस इक्वेशन इज। अब आर्हीनेस इक्वेशन हमारे पास 4 ऑप्शन है डियर स्टूडेंट। देखिए, ए बी सी और डी। आप बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि 1 नंबर की बात होती है। तो डियर इसका आंसर क्या है? ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें आर्हीनियस फैक्टर गायब है, आर्हीनियस कांस्टेंट गायब है, वो यहाँ पर है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा डियर? डी। ठीक, चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, इन द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी टू फॉर्म सी, ए रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर एंड बी रिप्रेजेंट सेकेंड ऑर्डर, रेट इक्वेशन विल बी रिटन एज। ऑप्शन हमारे पास है ए बी सी एंड डी। डियर देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इन लैंग्वेज को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। हमें लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, इन द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी टू फॉर्म सी। तो पहले आप ये देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पर ए लिख देते हैं, ए एंड बी टू फॉर्म सी, ये देखिए। ठीक, फिर उन्होंने कहा ए रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर एंड बी रिप्रेजेंट सेकंड ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ आप जानते हैं
कि रेट क्या होती है, ये होता है रेट, और यहाँ पर आ जाएगा के, ए की मोलार कंसंट्रेशन और ये बी की मोलार कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, यानी कि इसको हमने अकॉर्डिंग टू रेट लॉ में ऐसे लिख लिया। अब जैसे वो क्वेश्चन बोलता जाता है वैसे करते जाओ। देखो यहाँ क्या लिखा है, ये देखिए ए रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर, तो ए के पावर में 1 लिख दो। फिर यहाँ क्या लिखा है, एंड बी रिप्रेजेंट सेकेंड ऑर्डर, तो बी की पावर पे क्या लिख दो, सेकेंड लिख दो, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम यहाँ पर, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट लाइज इन बिटवीन, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, मगर इसका आंसर क्या है, 2 and 3। आप जानते होंगे एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो उस रिएक्शन की रेट 2 to 3 टाइम तक क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिएक्शन की रेट होती है 2 to 3 टाइम तक क्यों बढ़ती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो जाएगी तो उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कोलिजन फास्ट हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ कोलिजन फास्ट हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डियर, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ 2 to 3 टाइम, यानी 2 से 3 गुना, 2 to 3 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है। तो डियर इसका आंसर आएगा यहाँ पर क्या, C2H5ON है, सोडियम इथॉक्साइड, ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है। ये देखिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है। ये टेल है, टेट्राइथाइल लेड, ये भी एंटीनॉक कंपाउंड है। ये ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम है, ये भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, मगर यहाँ पर ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के बारे में आप जानते होंगे, जब कोई मेटल ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन से डायरेक्टली लिंक होती है, जब कोई मेटल ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन से डायरेक्टली लिंक होती है तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। इसमें देखिए ये ऑर्गेनिक ग्रुप से ये Mg मेटल डायरेक्ट लिंक है। यहाँ पर देखिए ये जो मेटल है ना, ये इस ऑर्गेनिक ग्रुप से डायरेक्ट लिंक है। यहाँ पर CH3 ये ऑर्गेनिक ग्रुप है, इससे Al डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, तो ये तीनों जो है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, मगर ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन CO का होल 4, आपको पता है कि ये पोटेशियम है, ये कोबाल्ट मेटल है और ये कार्बोनाइल लिगेंड है यहाँ पर। ठीक, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो वो किस तरह निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर इसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ निकालना बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम K, ये हमने K लिखा, और फिर यहाँ पर इसको प्लस CO कर दो, ये आपने प्लस CO कर दिया, फिर प्लस CO4 को यहाँ पर 4CO कर दो और इक्वल टू यहाँ पर 0 लिख दो। अब K की वैल्यू क्या होती है डियर, 1 होती है। कोबाल्ट की वैल्यू तो आपको निकालना ही है, और यहाँ पर ये जो कार्बोनाइल लिगेंड होता है एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है डियर, 0 होती है। ये देखिए इस तरह से आपने क्या किया, यहाँ पर इसको 0 कर दिया। अब 0 को मल्टीप्लाई 4 में करो तो 0 आएगा, तो 1 प्लस CO प्लस 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा, तो नेचुरल है कि CO को हम जब 1 को उधर ले जाएंगे तो CO की वैल्यू क्या आएगी डियर, -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डियर, CO का -1। ठीक, तो इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, डबल सॉल्ट और न्यूट्रल कंपाउंड। तो डियर मैंने बताया आपको कि ये देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम 9th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये हमारे सामने है 9th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड एज एंटी कैंसर एजेंट। देखिए हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, मगर यहाँ पर जो एंटी कैंसर एजेंट की फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स यूज होता है वो ये है, सिस्प्लेटिन बोलते हैं इसको, सिस्प्लेटिन कहते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सिस
फिर PT NH3 ट्वाइस Cl2। कभी कभी ऐसा होता है सिस के बाद PT तो लिखते ही हैं, Cl2 पहले आ जाता है, NH3 ट्वाइस बाद में है, तो बात एक ही है। ये है कौन? सिस्प्लेटिन, जिसको हम यूज़ करते हैं काय के लिए? एंटी कैंसर एजेंट के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में वो कौन सा डाइसैकेराइड है जो प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर आएगा डियर यहाँ पर कौन? लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजिडी इन 1984? तो इसका आंसर है CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट, और यहाँ पर MIC इसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस। यहाँ पर लिखा है नाइट्रोबेंजीन इज नॉन एज, तो इसका आंसर है ऑयल ऑफ मिरबैन। नाइट्रोबेंजीन इज नॉन एज, इसका आंसर क्या है? ऑयल ऑफ मिरबैन। बेंजेटाइड इज नॉन एज बिटर आलमंड ऑयल। वास्तव में जो बेंजेटाइड होता है उसमें बिटर आलमंड ऑयल की स्मेल होती है। क्या होती है? स्मेल, यानी कि बदबू कह लो, खुशबू कह लो, या गंध कह लो, यानी कि स्मेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंसबर्ग रिएजेंट इज C6H5SO2Cl। इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजाइल, है ना, सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, C6H5SO2Cl। इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका यूज़ होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में डिफरेंस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इंसुलिन इज, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन वास्तव में हार्मोन है, और इसके अंदर क्या होते हैं? 51 एमिनो एसिड्स की सीरीज होती है। एक बार फिर से देखिए, इंसुलिन इज, तो आंसर है इसका हार्मोन, इसमें 51 एमिनो एसिड होते हैं। स्टार्च इज, अब स्टार्च क्या होता है? तो पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, और इसका फार्मूला होता है C6H10O5 का होल N। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेट्रा इथाइल लेड C2H5 का होल 4 PB इज। ये टेट्रा इथाइल लेड है। ठीक है, ये होता क्या है? तो मैं बता दूं आपको, एक तो ये एंटीनॉक कंपाउंड है, दूसरा ये क्या है? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड भी है। तो ये तो पता है आपको कि टेट्रा इथाइल लेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है। ये एंटीनॉक कंपाउंड क्या होता है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए, पेट्रोल का जब कंबशन होता है किसी भी मोटर व्हीकल में, तो उसमें नॉकिंग होती है, यानी कि आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हम पेट्रोल में क्या करते हैं? C2H5 होल 4 PB, यानी कि ये टेट्राइथाइल लेड मिला देते हैं। तो ये क्या करता है? इसकी नॉकिंग को कम कर देता है, यानी कि आवाज़ को क्या कर देता है? कम कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंटीनॉक कंपाउंड। ठीक, नेक्स्ट EDTA इज। अब ये EDTA क्या होता है? आपको पता है EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है, यानी कि इसके अंदर क्या है? 6 डोनर साइट्स हैं, यानी ये वो लिगेंड है जिसमें 6 डोनर साइट हैं, इसमें 6 लिगेंड होता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है देखिए इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटो आयन। ठीक, अगर हम इस क्वेश्चन में वन वर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ जाता है, उसमें पूछा जाता है कि EDTA का फुल फॉर्म क्या है और EDTA का स्ट्रक्चर बनाओ, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या वन वर्ड की बात आ रही है, इसलिए वन वर्ड में क्या होता है कि EDTA के बारे में आपको बताना है कि हाँ हेक्साडेंट लिगेंड होता है, या फिर इसका इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ये इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव एग्जांपल ऑफ एंटीफ्रिज कंपाउंड। अब एंटीफ्रिज कंपाउंड जो होता है आपको पता है, इथिलीन ग्लाइकोल CH2H, ये इसका फार्मूला है यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या डियर? इथिलीन ग्लाइकोल। ये देखिए, ठीक है। अब ये इथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ क्या होता है? तो आप डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो मोटर व्हीकल होती है उसमें रेडिएटर लगा रहता है, और रेडिएटर के अंदर वाटर को हम भरते हैं। तो वाटर क्या करता है? जो मोटर व्हीकल का जो इंजन होता है उसको ठंडा रखता है, कूल रखता है। अब ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है, वहाँ पर ये वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे गुलमर्ग, कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। वहाँ पर ये जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो रेडिएटर क्या हो जाएगा? फट जाएगा, इंजन के लिए हार्मफुल होगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि वाटर में इस इथिलीन ग्लाइकोल को मिला देते हैं।
अब ये इथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, वाटर को फ्रीज नहीं होने देता, वाटर को आइस में कन्वर्ट नहीं होने देता, इसलिए हम इसको इथिलीन ग्लाइकोल को कहते हैं क्या, एंटी फ्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। आपको पता है कि ये वो डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रस्ट। अब रस्ट का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, Fe2O3.XH2, इसका नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3.XH2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोटोन इज अ, क्लोरोटोन क्या होता है, हाइप्नोटिक होता है। हाइप्नोटिक का मतलब होता है ये क्लोरोटोन ऐसी मेडिसिन होती है, ऐसी ड्रग्स होती है जिसको लेने पर, जिसको खाने पर नींद आती है, यानी इंसान जो है सो जाता है। ठीक है, जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ज़्यादातर ये उन्हीं को ये मेडिसिन दी जाती है, हाइप्नोटिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉस्जीन गैस इज, अब ये फॉस्जीन गैस क्या होती है, आपको पता है क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब फॉस्जीन गैस का फार्मूला COCl2, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड, और ये पॉइजनस गैस है, इसको स्मेल करने पर ह्यूमन बीइंग की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारे सामने है, द प्रोडक्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इज। अब ये जो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है इसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो है RNCS, यानी कि RNCS, इसका नाम है अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, इसमें मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल होती है, ये मस्टर्ड ऑयल नहीं होता, मस्टर्ड ऑयल जैसी क्या होती है, इसमें स्मेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फार्मूला ऑफ नेस्लर रिएजेंट इज K2HgI4, ये नेस्लर रिएजेंट का फार्मूला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन और डिजीज़ की। उससे पहले हम इस क्वेश्चन को देखें। देखिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, देखो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर ब्लड की क्लॉटिंग के लिए विटामिन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, विटामिन के अगर नहीं होगा या बॉडी में ये फिब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होगा तो ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगी। जब ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड जिस भी जगह से निकलता है, कटे हुए जगह से या कहीं भी से भी, वो निकलता रहेगा। ठीक है, तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन और डिजीज़ पर। अब देखिए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, अगर विटामिन की डिफिशियंसी होगी तो लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, यानी कि उस इंसान में बच्चा पैदा करने की क्षमता वो क्या जाती है, घट जाती है, या बच्चा पैदा वो नहीं कर पाता। ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग जो है नपुंसक हो जाता है। नपुंसक मतलब आप समझ गए, दूसरी भाषा में उसे क्या कहते हैं। ठीक, देखिए अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो रिकेट्स डिजीज़ हो जाता है। आगे विटामिन सी की अगर डिफिशियंसी होगी तो स्कर्वी डिजीज़ हो जाता है। अगर विटामिन B1 की डिफिशियंसी होगी तो बेरी डिजीज़ हो जाता है। नेक्स्ट, विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, CH3OH को हम वुड स्प्रिट या फिर कार्बिनॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं, वुड स्प्रिट या फिर कार्बिनॉल। याद रखिए, वुड स्प्रिट या फिर कार्बिनॉल, ये डेरिवेटिव नेम्स होते हैं। C6H5OH को हम फिनॉल तो कहते ही हैं, लेकिन इसका एक नाम और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड भी डियर यही है। आगे देखिए PH3P का होल थ्राइस RHCl, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट क्लोराइड, इसी को हम लोग बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट, और इसका यूज़ होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के लिए, हाइड्रोजनेशन ऑफ
एल्कीन के लिए विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टेट्रा क्लोरो टाइटेनियम या फिर टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, इसका जो मिक्सचर होता है, एक बार फिर से देखिए, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड का मिक्सचर, इसको हम लोग बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, और इसका यूज़ होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन के लिए। किसके लिए? पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन के लिए। आगे ये है डियर स्टूडेंट्स वेस्ट्रॉन। वेस्ट्रॉन ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, और ये देखिए इसका फार्मूला होता है C2H2Cl4 टेट्रा क्लोरोइथेन। तो याद रखिए वेस्ट्रॉन एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसका फार्मूला C2H2Cl4 होता है। नाम तो पता ही है आपको, टेट्रा क्लोरोइथेन। नेक्स्ट देखिए, विच मेटल इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, तो याद रखिए आयरन मेटल। ठीक, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। ये देखिए, एरोमेटिक अमाइंस आर, तो सबको पता है क्या आएगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट, कार्बन अमाइन रिएक्शन इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाइन। डेश के बाद क्या है, अमाइन। सबको पता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन में डिफरेंस करने के लिए हम कार्बन अमाइन रिएक्शन का यूज़ करते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिथाइल अमाइन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एनिलीन इज प्यूरिफाइड बाय, सबको पता है किससे, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से हम एनिलीन को प्यूरिफाई करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेन प्रोडक्ट ऑफ कोल्बेशियम रिएक्शन ऑफ फिनॉल इज, तो इसका आंसर क्या आएगा डियर, सैलिसिलिक एसिड। क्या डियर इसका आंसर, सैलिसिलिक एसिड। ठीक, और आज का आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, BHC इज एन इंसेक्टिसाइड हुज कमर्शियल नेम इज, तो आंसर है 666 यानी 3 छक्के, लिंडेन, और यह है गैमेक्सैन। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो ओनली 1 मार्क के लिए था, केवल 1 नंबर के लिए। ठीक है, थैंक यू।